हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम क्लैरिटी। तो इस वीडियो में हम विजन आईएएस के सितंबर 2023 के पॉलिटी और गवर्नेंस के सेक्शन को डिस्कस करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। एक बहुत ही ब्रीफ और प्रिसाइज वीडियो होने वाली है ये, लेकिन आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जानते हैं पिछले कुछ समय से हमारे देश में पॉलिटी के फील्ड में काफी कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो ऑफ कोर्स ये सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इन केस यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to the channel if you haven't done that. एक और चीज मैं आपको कहना चाहूंगी, अगर आपने अगस्त मंथ की पॉलिटी और गवर्नेंस की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज उसे भी देखिए इसी वीडियो के साथ, क्योंकि वो सेक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट अगर आप अगस्त मंथ की मैगजीन से स्ट्रगल कर रहे हैं या पिछले किसी भी महीने की मंथ की विजन आईएएस की मैगजीन से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो चैनल पे सारी वीडियोस अवेलेबल है। मैं आई बटन में उन वीडियोस को लिंक भी कर दूंगी, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। ओके, सो एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप चाहते हैं कि आपको ये पीडीएफ्स मिल जाए, मैं ये जो पीडीएफ्स आप देख रहे हैं, जो ये हाईलाइटेड पीडीएफ्स है सेक्शन वाइज, इस तरह से इसमें हाईलाइट किया गया है ताकि आप प्रीलिम से पहले, मेंस से पहले सिर्फ ये हाईलाइटेड चीजों को ही पढ़ के जाके अपना पेपर दे के आ सके। क्योंकि देखिए, आप एक बार ये डिस्कशन सुन लेंगे तो आपको ऑफ कोर्स ये पूरा का पूरा जो कंटेंट है पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर आपको रिवीजन करनी है और इतना टाइम भी नहीं होता, तो आप सिर्फ ये हाईलाइटेड जो वर्ड्स है सिर्फ ये पढ़ के जा सकते हैं। मेंस के पर्सपेक्टिव से भी आई कैन वाउच फॉर इट, इस तरह से यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। तो अगर आप ये सेक्शन वाइज पॉलिटी और गवर्नेंस का अलग सेक्शन, इकोनॉमी की अलग पीडीएफ, साइंस एंड टेक की अलग पीडीएफ, किसी और सेक्शन की अलग पीडीएफ, अगर आप ऐसे चाहते हैं तो आप प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पे आने वाले समय में आपको काफी सारे आर्टिकल्स के लिंक्स भी शेयर किए जाएंगे, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, आपके ओपिनियन डेवलपमेंट के लिए भी, पर्सनालिटी टेस्ट के। तो आप प्लीज चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। एक और चीज, अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं, अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं, तो आप प्लीज इंस्टाग्राम को भी जाके फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पे अब करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग रील्स शेयर की जाएंगी। देखिए, एक और चीज, वो आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन ऑफ कोर्स ये आपके ऊपर है। तभी मैं ये चीज रिपीट कर रही हूँ, अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं, क्योंकि आप रील्स से क्योंकि 1 मिनट से भी कम की रील्स है, लेकिन आपको यहाँ पे मैं इस तरह से रील्स को फॉर्मुलेट करूंगी ताकि आपके GS4 का कोई एग्जाम्पल वो हो, या फिर आपके प्रीलिम्स में, है ना। जैसे अभी एक रीसेंट रील मैंने शेयर की है बेडुइन मुस्लिम्स के ऊपर। एक्चुअली ये बेडुइन अरब मुस्लिम्स हैं जो इजराइल डिफेंस फोर्सेस में है, ठीक है। तो आपके प्रीलिम्स में सिर्फ, क्योंकि ऐसा है कि ये इजराइल पैलेस्टीन जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है, इसको एक डायकोटमी देखा जा रहा है ना, विच इज नॉट द केस। तो यहाँ पे आपको इजराइल डिफेंस फोर्सेस में बहुत सारे और लोग भी मिलेंगे, जैसे बेडुइन मुस्लिम्स जो नोमैडिक ट्राइब है, और भी अरब इजराइलीज, और भी तरह की पॉपुलेशन। तो ये आपके प्रीलिम्स में आ सकता है कि बेडुइन अरब्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट, या कुछ भी ऐसा, ठीक है। तो आपको ये बेसिकली हेल्प करेंगे। यू कैन कंसिडर following on the Instagram as well. Now let's begin with today's video. तो पहला टॉपिक हमें जो डिस्कस करना है वो है नारी शक्ति वंदन कॉन्स्टिट्यूशन 106th अमेंडमेंट एक्ट 2023। मेरी एक सिंसियर सजेशन है आपको, आप अगर कब, सबसे पहले तो आपको GS मेंस का सिलेबस पता होना चाहिए, ठीक है। जब आप ये सिलेबस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें टॉपिक है। वो टॉपिक क्या है? सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स, ये एक टॉपिक है। इसीलिए आप PYQs उठा के देखिए मेंस के, आपको कभी देखने के लिए मिलेगा कि GST पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बल्कि GST को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लिखा है, ठीक है। अगर आपको यही नहीं पता कि GST को इंट्रोड्यूस करने के लिए कौन से नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, तो आपके लिए ये बेहतर है कि आप उसका आंसर ना लिखें, ठीक है। अगर आपसे पूछा गया है कि राइट द बेसिक प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 103 या 101, है ना, और आपको यही नहीं पता कि ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, तो आप उसका आंसर मत लिखिएगा। वैसे तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपका टॉपिक है और न्यूज में भी होता है ना। तो अगर आपको नहीं पता तो आंसर मत लिखिएगा, क्योंकि वो एग्जामिनर को इरिटेट करने वाली बात है कुछ भी बना बना के लिख के आने का, ठीक है। तो
मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से लेके 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये आपको सारे याद होने चाहिए, ठीक है, बहुत ही अच्छे से। मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल ब्रीफली बता देती हूँ कि कौन कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या एक्चुअली लेके आया था, पर आप इसे पढ़िएगा डिटेल में, ठीक है। तो अगर हम बात करें 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, तो 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एक्चुअली आया था 2015 में, ओके। ये 2015 में आया था और ये बेसिकली जब एक्सचेंज हुए थे कुछ एनक्लेव टेरिटरीज इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, तो ये बेसिकली सिटीजनशिप राइट्स देने के लिए लाया गया था एनक्लेव के रेजिडेंट्स को, ठीक है। सो इट इज रिलेटेड टू सम बांग्लादेश का इशू। आप इसे डिटेल में खुद देखेंगे, लेकिन मैं आपको बस बता रही हूँ ताकि आपको प्रीलिम्स के लिए तो एटलीस्ट पता ही हो, ओके। मेंस में तो डिटेल में आपको पता होना चाहिए, पर प्रीलिम्स में मैच द फॉलोइंग ऐसा भी आ सकता है। सेकेंड, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या है, ये तो ऑफ कोर्स आपको पता ही होगा। 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया था, 2017 में जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया था, राइट। फिर उसके बाद आता है 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इस पे तो ऑफ कोर्स आपसे आंसर भी पूछा जा चुका है बहुत रिसेंटली, इसे लाया गया था 2018 में, और इसने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को, राइट, NCBC, ओके। अब हम आते हैं 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को 2019 में लाया गया था, और इसने क्या किया था, इसने ऑफ कोर्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आई है। तो 2019 में 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया था, 10% EWS रिजर्वेशन को लागू किया था, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। फिर आता है 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब हम 2019 के आसपास चल रहे हैं, तो जो थोड़े समय से जनरली अवेयर है उन्हें पता होगा कि क्या हुआ था 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से। यहाँ पे बेसिकली जो SC और ST कैटेगरी के लिए लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज में जो रिजर्वेशन है उसको एक्सटेंड किया गया था, ठीक है, कुछ आगे 10 साल के लिए। और आप ये भी जानते हैं जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन थी, जो 2 सीट्स रिजर्व की जाती थी, उसको रिमूव भी किया गया था, यानी कि अब वो एक्सटेंड नहीं किया जाएगा क्योंकि इतने लोग नहीं है, ऐसा बोला गया था, ठीक है। फिर बचता है 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या है, ये बेसिकली केंद्रीय सरकार ने इसके माध्यम से क्या करने की कोशिश की थी कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो भी बिल्कुल आइडेंटिफाई कर सकती हैं कि कौन है OBCs, ठीक है। OBCs कौन है, एक्चुअली जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट ही नहीं कर सकते, अगर मैं आपको बताऊं तो वो स्टेट गवर्नमेंट्स भी कर सकती हैं। ये 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने किया था। ये एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट को अनल करने की कोशिश की थी। आप इसे डिटेल में खुद से पढ़ेंगे, लेकिन मैं बस आपको यहाँ पे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से और ओवरव्यू, एटलीस्ट आप क्वेश्चन आपको आए मेंस में भी, तो आप एटलीस्ट जो लिख रहे हैं, है ना, वो आप कुछ भी लिख सकते हैं। यू कैन डेफिनेटली राइट समथिंग ऑन द इशू, बट यू मस्ट नो व्हाट द इशू इज। आपसे अगर मैं 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पूछ रही हूँ तो आप EWS नहीं लिख के आ सकते, वो तो पूरा ही आंसर गलत हो जाएगा, आपने कुछ भी लिखा हो उस पर, ठीक है, 0 मार्क्स मिलेंगे। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। अब बचता है 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसे हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, जो एक्चुअली वुमेन रिजर्वेशन के लिए लाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं न्यूज क्या है। तो न्यूज ये है कि पार्लियामेंट ने पास किया है 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023 को, जिसके माध्यम से क्या किया जा रहा है, जो 1/3 सीट्स हैं लोकसभा में, स्टेट असेंबलीज में और नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली की असेंबली में, उनको रिजर्व किया जा रहा है विमेन के लिए, ऑलराइट। तो आपको सबसे पहले आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी पता होना चाहिए कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के की प्रोविजंस क्या हैं। एक और चीज मैं आपको आई वुड लाइक टू शेयर दिस विद यू एट द आउटसेट इटसेल्फ, कि आपको आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल,
एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू नारी शक्ति वंदन एक्ट 2023 आर करेक्ट। और पहली स्टेटमेंट क्या लिखी है कि थ्रू दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट some constitutional articles were amended and some were inserted, so that is a true statement, है ना, क्योंकि एक एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल को यहाँ पे अमेंड किया गया है और कुछ आर्टिकल्स को, नए आर्टिकल्स को यहाँ पे इंसर्ट भी किया गया है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं किस आर्टिकल को यहाँ पे अमेंड किया गया है। तो जो आर्टिकल 239AA है, जो ऑफ कोर्स एनसीटी ऑफ दिल्ली से कंसर्न करता है, इसको यहाँ पे अमेंड किया गया है और यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है कि 1/3 जो सीट्स हैं वो विमेन के लिए रिजर्व की जाएंगी। अब हम आते हैं कौन से आर्टिकल्स इंसर्ट किए गए हैं। तो पहला यहाँ पे क्या है, आर्टिकल 330A। आर्टिकल 330 आप जानते हैं लोकसभा से कंसर्न करता है। ठीक है, तो आर्टिकल 330A क्या कहता है कि रिजर्व की जाएंगी सीट्स, किस 1/3 ऑफ द सीट्स रिजर्व की जाएंगी विमेन के लिए हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा में। ओके, और इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो SC और ST कैटेगरी के लिए जितनी भी सीट्स रिजर्व हैं लोकसभा में, उसका 1/3 जो सीट्स है वो विमेन के लिए यानी कि SC और ST कैटेगरी की विमेन के लिए रिजर्व की जा रही हैं। ये भी चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद आता है आर्टिकल 332A, जिसको इंसर्ट किया गया है। अब ऑफ कोर्स अगर हमने यहाँ पे लोकसभा की बात कर ली तो लेजिस्लेटिव असेंबली पे आ जाते हैं, है ना। सो दिस इज ऑफ कोर्स रिजर्विंग 1/3 ऑफ द सीट्स फॉर वुमेन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एवरी स्टेट। सेम चीज जो हमने ऊपर देखी यहाँ पे भी होगी, SC और ST कैटेगरी के लिए भी यहाँ पे जो उनमें से 1/3 जो सीट्स हैं वो वुमेन के लिए रिजर्व की जा रही हैं। एक और आर्टिकल यहाँ पे इंसर्ट किया गया है, आर्टिकल 334A। आर्टिकल 334A क्या कहता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि इस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो कब इफेक्ट में आएंगे। दे विल एक्चुअली कम इनटू इफेक्ट आफ्टर डीलिमिटेशन आफ्टर द फर्स्ट सेंसस टेकन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जब एक्ट यानी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 106, ये जब आ जाएगा, ये जब कमेंस हो जाएगा, इसके बाद जो भी पहला सेंसस होगा, ओके, जो भी पहला सेंसस होगा और उसके बाद जैसे ही जो डीलिमिटेशन होगी, ओके, तो ये तब बेसिकली इट वुड एक्चुअली कम इनटू इफेक्ट, मतलब तब इस जो एक्ट के प्रोविजंस हैं दे विल कम इनटू इफेक्ट। ओके, तो ये चीज यहाँ पे बोली जा रही है, provisions of this act shall come into effect after delimitation after the first census taken after the commencement of this act. Okay, एक और चीज इस आर्टिकल 334A के माध्यम से कही गई है, वो है इसका सनसेट क्लॉज। सनसेट क्लॉज का मतलब ये कब सनसेट कब होगा, यानी कि कभी तो इसका अंत भी आएगा इस रिजर्वेशन का, है ना। तो वैसे ही 15 साल बोला गया है कि ये बेसिकली आफ्टर 15 years these provisions must cease to be in effect unless they are extended. Okay, तो 15 साल के लिए बेसिकली ये रिजर्वेशन दी गई है, बट ऑफ कोर्स इसको पार्लियामेंट एक लॉ के माध्यम से एक्सटेंड कर सकती है। ठीक है, तो आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये बेसिकली जो फ्रेज है ये इंपॉर्टेंट है, कैन बी एक्सटेंडेड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ। एग्जीक्यूटिव एक्ट के माध्यम से एक एग्जीक्यूटिव नहीं कर सकता, पार्लियामेंट हैज टू एक्सटेंड दिस एंड बाय द प्रोविजन ऑफ अ लॉ। सो दिस इज समथिंग यू विल हैव टू रिमेंबर। अब आपको एक और चीज यहाँ पे पता होनी चाहिए, देखिए कि जैसे एक सीट है, वो मतलब अब हो ही गया कि हर साल इसको विमेन के लिए रिजर्व ही किया जा रहा है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो पीरियोडिक रोटेशन होगी सीट्स की, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल एक बार डीलिमिटेशन हुई और डीलिमिटेशन होने के बाद जो इलेक्शन कमीशन है उसने आइडेंटिफाई किया कि ये जो बेसिकली सीट है इस बार हम विमेन के लिए रिजर्व कर रहे हैं, लेकिन अगली बार जब डीलिमिटेशन होगा तो वो सीट विमेन के लिए रिजर्व नहीं रहेगी, कोई और सीट होगी। ठीक है, तो वो ऑफ कोर्स टाइम टू टाइम आफ्टर एवरी डीलिमिटेशन उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। So this is going to be periodic rotation of seats reserved for women after each subsequent delimitation as parliament may by law determine. Okay, तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए।
अब एक और चीज यहाँ लिखी है कि ये इस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो ऑफ कोर्स अभी तो नहीं लागू हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो लोकसभा चल रहा है, यू नो इट हैजंट बीन इवन डिसॉल्व्ड, इट इज कंप्लीटली फंक्शनल एंड ऑल। तो ये चीज बेसिकली ऐसे इमीडिएटली इट वुड नॉट कम इनटू इफेक्ट, ये तो ऑफ कोर्स हमें पता ही है। अब आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से ये सारी चीज़ें बहुत रेलिवेंट है। आपको ऐसा लग सकता है, देखिए कई चीज़ें ना आपको ऐसा लगेगा हम तो कॉमन सेंस से ही आंसर कराएंगे मेंस में जाके, ऐसा नहीं होता। मेंस में ये एटीट्यूड बिल्कुल ही काम नहीं करता। आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, प्लीज़ इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए, आपको ये पॉइंट्स पता होने चाहिए, आपको याद करना पड़ेगा अल्टीमेटली। और याद का मतलब रटना नहीं होता, आप 2 बार पढ़िए आपको सब दिमाग में रहेगा। पर ऐसे बिल्कुल जस्ट बिकॉज हम तो बहुत हमने सुना है, हम डिस्कशन में हम तो डिबेट कर लेते हैं जी, इट डजंट वर्क, दिस इज नॉट हाउ मेन्स आर टू बी रिटन। देयर इज अ डिफरेंट थिंग जो जाती है मेंस को लिखने के लिए, और आपको वहाँ पे टाइम का क्रंच रहता है। तो आप प्लीज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसे ढंग से पढ़िए। अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन इन लेजिस्लेचर, मतलब क्या ही जरूरत है विमेन रिजर्वेशन की लेजिस्लेचर में। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लेजिस्लेचर का डेटा उठा के देखिए, हमारी जो विमेन है दे आर अंडर रिप्रेजेंटेटेड, है ना। तो अंडर रिप्रेजेंटेड हैं तो कितनी, बेसिकली इंडियन पार्लियामेंट में जितने भी मेंबर्स हैं केवल 14% विमेन हैं, और अभी ये हाईएस्ट है आज तक की। तो आप खुद सोचिए, है ना, 50:50 है ना हमारी पॉपुलेशन का रेशो, 50% मैन 50% विमेन। तो फिर 50:50 क्यों नहीं हो रहा इंडियन पार्लियामेंट में? 14% है, वो भी आज तक का हाईएस्ट। तो दिस इज अंडर रिप्रेजेंटेशन, राइट। और ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। एवरेज रिप्रेजेंटेशन विमेन की स्टेट असेंबलीज में is around 8% only, and this is so bad। आप खुद सोचिए, इनफैक्ट कहीं स्टेट्स जो हैं जैसे मिजोरम, वहां पे एक भी विमेन लेजिस्लेटर नहीं है। अब देखिए यहाँ पे इंडियन पार्लियामेंट के लिए हमने देख लिया कि 14% के अराउंड हमारे पास बेसिकली विमेन एमपीज हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे भी थोड़ा सा डिमार्केशन बता दूँ, यानी कि इंडियन पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा दोनों है, तो लोकसभा में अगर मैं आपको बताऊँ तो आप कह सकते हैं 82 जो एमपीज हैं वो विमेन है। तो बेसिकली ये कितना हुआ, दिस इज एक्चुअली 15.2%, ओके। और अगर मैं आपको राज्यसभा में बताऊं, राज्यसभा में 31 जो एमपीज हैं वो विमेन है। तो ये बेसिकली कितना हुआ, दिस इज अराउंड 13%, ठीक है। लेकिन अब आप कहेंगे कि प्लीज हमें ये भी बता दीजिए कि थोड़ा भी इंप्रूवमेंट हुआ है। जब मैं आपको कह रही हूँ दिस इज द हाईएस्ट सो फार, है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंप्रूवमेंट तो है डेफिनेटली। क्योंकि अगर हम फर्स्ट लोकसभा देखें तो फर्स्ट लोकसभा में जो विमेन एमपीज थी दे वर ओनली 5%। सो डेफिनेटली 5% से हम 15.2% पे तो आए हैं। देयर इज एन इम्प्रूवमेंट एंड अ कंसिडरेबल वन, बट स्टिल दिस इज वन ऑफ द लोएस्ट, ठीक है। अगर आप कंपेयर करेंगे, अभी हम देखेंगे हमारे ही जो नेबर्स हैं उनसे हम बहुत पीछे हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आप डेटा देखेंगे इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का, आईपीयू का, तो आपको पता चलेगा कि नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इनसे बहुत कम विमेन एमपीज हैं हमारे भारत में, ओके। सो दिस इज समथिंग यू मस्ट नो। इनफैक्ट अगर आप बांग्लादेश देखेंगे, एक मैं आपको एग्जांपल भी बता देती हूँ, बांग्लादेश में 21% विमेन एमपीज हैं। देखिए ना, बांग्लादेश की तो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं पाकिस्तान में भी, आपको मैं अगर बताऊं, क्योंकि हर चीज़ में हमें काफ़ी शौक है खुद को पाकिस्तान से कंपेयर करने का, तो 20%। तो ये चीज़ है यहाँ पे जो आप बिल्कुल लिख सकते हैं अपने आंसर्स में। अगर आप ये कुछ एडिशनल चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं अगर आप लिखेंगे तो इट वुड स्पीक, ओके। और एक और चीज़ देखिए, आपको ये बात तो पता ही है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। तो इसमें ना अभी स्मृति ईरानी जी को आप देखा होगा, काफ़ी रिसेंटली न्यूज़पेपर्स में इसे कवर भी किया गया था कि वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे काफ़ी ऑफिशियल से मिली। उन्होंने बोला कि देखिए आपका जो तरीका है वही गलत है। इंडिया एक अलग कंट्री है,
ठीक है। आप यहाँ पे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जब आप जानते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये जो जेंडर गैप रिपोर्ट है उसमें काफी पैरामीटर्स है, जिसमें से एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब जो लड़कियां हैं, विमेन है, वो कितनी है पॉलिटिक्स में, कौन कौन सी पोस्ट बेसिकली, कितनी एमपीज है। अगर हम देखें तो हम कहते हैं हम सिर्फ एमपीज है ना, आप पार्लियामेंट गिन लेते हैं कि कितने हमारे यहाँ पे विमेन एमपीज है, लेकिन आप वो देखिए ना कि पंचायती स्तर पे कितनी विमेन है, यहाँ पे कितनी सरपंच है ना, वो रिजर्वेशन तो आप देखते ही नहीं। तो इंडिया एक यूनिक कंट्री है, हमने ग्रास रूट्स लेवल पे विमेन एम्पावरमेंट की है पॉलिटिकल टर्म्स में। व्हाई डोंट यू लुक एट दैट? तो आप हमें रैंक दे देते हैं जी 127 आउट ऑफ 146 कंट्रीज, विच इज सो बैड। हमको आप ये दे देते हो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपने मेथोडोलॉजी चेंज कर लोगे तो हम काफी ऊपर चले जाएंगे रैंक में। और आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा है कि आने वाले कुछ समय में हम बिल्कुल अपनी मेथोडोलॉजी को भी बदलेंगे, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एट द ग्रास रूट्स लेवल को भी गिलेंगे, जिसकी वजह से इंडिया का ऑफ कोर्स जो रैंकिंग है वो काफी ऊपर जाएगा। उसके साथ साथ अब तो ऑफ कोर्स क्या है, हम यहाँ पे विमेन रिजर्वेशन भी दे रहे हैं, तो आने वाले समय में विमेन एमपीज वुड ऑफ कोर्स स्काई रॉकेट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। तो ऑफ कोर्स वैसे भी हमारी रैंकिंग ऊपर ही जाएगी। सबसे पहली नीड क्या थी, क्यों चाहिए हमें विमेन रिजर्वेशन? क्योंकि यहाँ पे लेजिस्लेचर में अंडर रिप्रेजेंटेशन है विमेन का। दूसरा, एक पेट्रियार्कल नेचर है पॉलिटिकल पार्टीज का। अब जानते हैं पॉलिटिकल पार्टीज आर इनहेरेंटली पेट्रियार्कल, इनफैक्ट एंटायर पॉलिटिक्स इज इनहेरेंटली पेट्रियार्कल। आप जानते हैं किस तरह के एंट्री बैरियर्स एग्जिस्ट करते हैं पॉलिटिक्स में। यू हैव टू हैव मनी, यू हैव टू हैव मसल पावर, यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो ये बेसिकली कहीं ना कहीं विमेन की एंट्री को रोकते हैं, है ना। और आप जानते हैं कि किस तरह का एक नेगेटिव माइंडसेट है पूरी सोसाइटी का पॉलिटिक्स को लेके। कैसे हम, अगर आपके घरों में भी ये बात होती है तो कैसे बोला जाता है कि नहीं नहीं लड़कियों के लिए पॉलिटिक्स सही नहीं है, बहुत गंद है वहां पे, और भी बहुत कुछ बोला जाता है, टू बी वेरी फ्रैंक, है ना। तो क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये सारे एंट्री बैरियर्स है। लेकिन अभी जब मैंडेटरी ही है कि इतनी विमेन होंगी ही होंगी, है ना, तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं एंट्री बैरियर्स बहुत हद तक हमें कम होते दिखेंगे। थर्ड पॉइंट, जेंडर सेंसिटाइजेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, वेरी इंपॉर्टेंट। हमें और विमेन की इसलिए जरूरत है पॉलिसी मेकर्स के रूप पे, ताकि बहुत सारे जो मुद्दे हैं जो जेंडर को कंसर्न करते हैं उन पे ध्यान दिया जाए। जैसे जो विमेन के खिलाफ इंक्रीजिंग क्राइम रेट्स हो रहे हैं, तो जब बहुत सारी विमेन लॉ मेकर्स आएंगी, है ना, तो सोचिए उनकी कितनी आवाज पहुंचेगी वहां तक, कितनी लड़कियों की आवाज वहां तक पहुंचेगी, और लड़कियों के जो मुद्दे हैं उनको उठाया जाएगा। उनके खिलाफ जो क्राइम्स हैं, सेक्सुअल हरासमेंट है, या फिर जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है उसका जो रेट है बहुत कम है, इसको इम्प्रूव करने के बारे में सोचा जाएगा। ओके, सो जेंडर सेंसिटाइजेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। एविडेंस फ्रॉम द रिजर्वेशन एट लोकल लेवल, बिल्कुल हाँ। अगर आप ऑक्सफैम इंडिया का डेटा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब से हमने पंचायती राज म्यूनिसिपैलिटीज इसमें रिजर्वेशन लेके हम आए हैं विमेन के लिए, तो ऑफकोर्स हमने जो क्राइम रिपोर्टिंग है विमेन के खिलाफ उसमें एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा है। हमने जो बेसिक एमिनिटीज हैं जैसे ड्रिंकिंग वाटर, स्कूल्स, इनका एक्सेस इंप्रूव होते हुए देखा है। सो ऑफ कोर्स अगर ये लोकल लेवल पे हो रहा है तो सोचिए राष्ट्रीय स्तर पे या स्टेट लेवल पे अगर रिजर्वेशन मिलेगी तो हर चीज इंप्रूव होगी। ओके, ये बेसिक एमिनिटीज का एक्सेस और इंप्रूव होगा, ओवरऑल इंप्रूव होगा। ओके, फिफ्थ पॉइंट क्या है, क्यों जरूरत है विमेन रिजर्वेशन की? नजिंग विमेन लेड डेवलपमेंट। हमें विमेन की डेवलपमेंट नहीं चाहिए जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, हमें विमेन द्वारा लीड की गई डेवलपमेंट चाहिए, है ना। जब हमें मिल जाएंगे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स विमेन के रूप में ही, तब हो जाएगी विमेन लेड डेवलपमेंट। लेकिन ऑफकोर्स इस एक्ट के साथ बहुत सारे कंसर्न्स भी हैं, जैसा यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा है, अगेंस्ट इक्वालिटी। जी हाँ, बिल्कुल, जो हर तरह के एफर्मेटिव एक्शन या रिजर्वेशन के साथ ये पॉइंट जुड़ता है वो है कि इक्वालिटी, राइट। इक्वालिटी में क्या होता है, हर कोई अपने मेरिट के बेसिस पे compete करता है। लेकिन आपने जब यहाँ पे रिजर्वेशन दे दी 1/3 ऑफ द सीट्स की, तो मतलब कहीं ना कहीं ये जो मतलब मेरिट के बेसिस पे तो ऑफ कोर्स नहीं आई, और मेरिट के बेसिस पे नहीं आई तो ये इक्वालिटी के खिलाफ है, तो ये कंसर्न है। इम्पैक्ट ऑन वोटर्स चॉइसेस, जी हाँ बिल्कुल, आप खुद एक बार सोच के देखिए, अगर कहीं सीट्स बिल्कुल रिजर्व, पता ही है कि ये सीट्स विमेन के लिए रिजर्व हैं, लेकिन अब वोटर के पास तो कोई चॉइस ही नहीं बचा ना। दे विल हैव टू गिव वोट टू द पीपल जिनके लिए रिजर्व की गई है ना। क्या पता
बेटर चॉइसेस हो सकती थी अगर इनके लिए रिजर्व नहीं की जाती। आई एम जस्ट पिकिंग अप द टोन ऑफ दीज पर्टिकुलर पॉइंट्स, ओके। क्या पता जिसको सच में उस जगह पे एक्सपीरियंस था, है ना, और जो सच में उसके लिए और अच्छा काम कर सकता था, लेकिन जस्ट बिकॉज वो सीट रिजर्व्ड है और एक विमेन को ही वहां से खड़ा करना है ना, तो फिर क्या होगा, उनमें से ही वोटर को वोट डालना पड़ेगा और शायद उनके लिए उस तरह का काम ना हो पाए, चॉइस ही नहीं है उनके पास। नॉन होमोजेनस ग्रुप, देखिए कास्ट रिजर्वेशन जो है ना, कास्ट तो एक होमोजेनस ग्रुप है, राइट। एक कास्ट के लिए अगर कुछ भी रिजर्व किया जाता है, लेकिन विमेन नहीं है। मैं आपको इसका जिस्ट बताती हूँ, नॉन होमोजेनस ग्रुप वाले पॉइंट का जिस्ट क्या है। अब कोई विमेन जो है वो एक एक बहुत अमीर घराने से आती हैं, कहीं एक अच्छे वेल ऑफ बैकग्राउंड से नहीं आती हैं, मतलब ये नॉन होमोजेनस ग्रुप है। आप खुद सोचिए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। और सबसे बड़ा कंसर्न ही लोगों का ये है कि यहाँ पे भी जो पॉलिटिक्स में है ऑलरेडी लोग, मेन जो पॉलिटिशियंस हैं ऑलरेडी, उनकी वाइफ्स ज़्यादा हमें एंटर करती दिखेंगी पॉलिटिक्स में, और या फिर जो ऑलरेडी वेल ऑफ, जैसे बहुत सारी, आप जानते हैं जब ये विमेन रिजर्वेशन बिल लाया गया था पार्लियामेंट में, तो कितनी सारी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को इनवाइट किया गया था, तो बहुत लोग, और उसमें से कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने बोला भी कि हमें पॉलिटिक्स को ज्वाइन करना है 2029 तक। तो इससे क्या होगा ना, शायद ये जो ऑलरेडी वेल ऑफ और एम्पावर्ड विमेन है, दे विल बी एट एन एज, ओके। तो ये चीज यहाँ पे कहीं ना कहीं बोली जा रही है, और भी बड़ी सारी चीजें कि अगर आप देखें सिर्फ विमेन के लिए रिजर्व कर देना, और उसमें ओबीसी कैटेगरी, जैसे राहुल गांधी जी और बड़े सारे जो ऑपोजिशन लीडर्स हैं वो कहते हैं कि अगर SC ST कैटेगरी के लिए विमेन के लिए रिजर्व किया गया है, उनकी कैटेगरी के विमेन के लिए, तो ओबीसी कैटेगरी के लिए भी रिजर्व किया जाना चाहिए, और भी बड़ी सारी चीजें, क्योंकि एक नॉन होमोजेनस ग्रुप है विमेन का, राइट। तो ये चीज, लेस इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, वही चीज यहाँ पे, ठीक है, रिजर्वेशन हो जाएगी, लेकिन जब पॉलिटिक्स ही नहीं सुधरेगी तो विमेन जो है वो बैकआउट करने लगेगी ना। आप खुद सोच के देखिए, आप एक बार पॉलिटिक्स में घुसे, है ना, you are a woman, right, and then you see criminalization of politics, you don't see any internal democracy in your political party, won't you feel like withdrawing, or won't you be like not at unease with your political party and all that? तो पहले तो पॉलिटिक्स को इम्प्रूव करिए, डिस्पैरिटी अक्रॉस स्टेट्स। अब ऑफ कोर्स देखिए ऐसा क्या किया है ना हमने, जैसे लोकसभा में बोल दिया 1/3 जो सीट्स हैं वो रिजर्व की जाएंगी विमेन के लिए। अब देखिए कौन सी स्टेट से कितनी सीट्स रिजर्व होंगी, है ना, हर स्टेट में से इक्वल नंबर ऑफ स्टेट्स थोड़े ना रिजर्व होगी, तो ये कहीं ना कहीं स्टेट्स के अक्रॉस डिस्पैरिटी हो जाएगी। अब रोटेशन ऑफ सीट्स में भी यहाँ पे क्या लिखा है कि हर डीलिमिटेशन एक्सरसाइज के बाद रोटेशन होगी सीट्स की, हर जनरल इलेक्शन के बाद क्यों नहीं, क्योंकि हर जनरल इलेक्शन तो 5 साल बाद होगा, राइट। तो 5 साल बाद क्यों नहीं, 10 साल बाद क्यों, है ना, तब तक तो वो भी वोटर्स के लिए और चॉइस का यहाँ पे दिक्कत कर रहे हो आप, 10 साल के लिए दिक्कत कर रहे हो। रिजर्वेशन इन राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनफैक्ट आपको, अगर आप मेंस में लिख रहे हैं तो आप यही लिखिएगा कि गीता मुखर्जी कमेटी जो है 1996 की, उन्होंने ये रेकमेंड किया था कि जो राज्यसभा है और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उसमें भी रिजर्व की जानी चाहिए 1/3 ऑफ द सीट्स विमेन के लिए। आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहला अटेम्प्ट जो किया गया था वो 1996 में ही किया गया था विमेन रिजर्वेशन के लिए। तो ऑफकोर्स जब पहली बार आप एक, फॉर एग्जांपल 1996 में एक फर्स्ट विमेन रिजर्वेशन बिल आया है ना पार्लियामेंट में, तो ऑफकोर्स इतना सेंसिटिव मैटर है, तो उसके बाद किसी कमेटी को बिठाया गया होगा इसको एग्जामिन करने के लिए, तो ये वही कमेटी है, ओके। फिर 1998 से लेके 2003 के बीच में आप कह सकते हैं कि सरकार ने 4 ओकेजन्स पे बिल को टेबल करने की कोशिश की, विमेन रिजर्वेशन बिल को। फिर उसके बाद अगेन इन 2009 दिस हैपेंस, देन फिर उसके बाद क्या होता है 2010 में, आपने ये सुना होगा मनमोहन सिंह जी की सरकार को इसके लिए काफ़ी बोला जाता है। इनफैक्ट सोनिया गांधी जी जो INC की फॉर्मर प्रेसिडेंट, आई थिंक करंट प्रेसिडेंट भी, तो उन्होंने भी ये बोला था कि बिल तो हमारा ही है, क्योंकि 2010 में एक्चुअली यूनियन कैबिनेट ने इसको पास किया था, राज्यसभा ने इसको पास भी कर दिया था, लेकिन लोकसभा में ये पास नहीं हो पाया था, ठीक है। तो आपको ये कुछ चीज़ें यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो वे फॉरवर्ड क्या है, टाइमली इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। अच्छा एक्ट है, बिल्कुल बहुत अच्छा इंटेंशन है, बहुत
बहुत ही खूबसूरत एक्ट है, लोगों का ये कहना है, लेकिन इम्प्लीमेंट हो, सही से इम्प्लीमेंट हो, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। और साथ ही में जो इंडियन सिविल सोसाइटी है, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको पूरी तरह से अपना योगदान देना चाहिए विमेन लीडर्स को लोकल लेवल पे ट्रेन करने का, मेंटोरशिप देने का उनको, ताकि ये एक्चुअली फिर स्टैचर राइज करें। लोकल लेवल पे है तो स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे मोबिलाइजेशन हो सके इनकी। अब हम आते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शंस पे। साइमल्टेनियस इलेक्शंस का मतलब एक साथ इलेक्शंस। एक साथ इलेक्शंस मतलब अभी देखिए, अगर हम बात करें कि ये जो कमिटी बिठाई गई है यूनियन गवर्नमेंट द्वारा, 8 मेंबर कमिटी फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के अंडर, तो ये 8 मेंबर कमिटी है, ये एक्चुअली रिकमेंडेशंस देगी साइमल्टेनियस इलेक्शंस पे, लेकिन सिर्फ 2 साइमल्टेनियस इलेक्शंस, यानी कि लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। लेकिन अगर हम वैसे देखें साइमल्टेनियस इलेक्शंस का मतलब क्या है कि हम सिंक्रोनाइज कर दे लोकसभा के इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस, म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शंस और पंचायत के इलेक्शंस, ठीक है, ताकि जो वोटर्स हैं एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो एक दिन पे ही वोट करें। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से डेफिनेशन याद होनी चाहिए। इट इज एन आइडिया एम्ड टू सिंक्रोनाइज द लोकसभा, स्टेट असेंबली elections, municipalities and panchayats such that voters in a particular constituency vote on the same day. Okay, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी कंट्री में एक ही दिन चारों के चारों इलेक्शन हो जाएंगे या दोनों इलेक्शन हो जाएंगे, जी नहीं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि इलेक्शन तो ऑफकोर्स फेज वाइज मैनर में ही होंगे मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप अगर एक इंसान है तो आपको एक ही दिन जाके दोनों इलेक्शंस का जो है वो वोट डाल के आना है, ठीक है। और शायद ऐसा हो सकता है आपके जो रिलेटिव्स हैं जो किसी और स्टेट में रहते हैं, तो उनका फेज वाइज मैनर में क्योंकि हो रहा है तो उनको कल डाल के आना है वोट, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। हम देख लेते हैं टाइमलाइन क्या है साइमल्टेनियस इलेक्शंस की इंडिया में। आप जानते हैं 1967 तक तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन से लेके 1967 तक तो ऑफ कोर्स साइमल्टेनियस इलेक्शंस ही होते थे, है ना। लेकिन फिर उसके बाद ब्रेक डाउन ऑफ कांग्रेस होने लगी, है ना। तो इसकी वजह से बहुत सारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज का प्री मैच्योर डिसोल्यूशन हो गया 1968 से लेके 1969 के बीच में। फिर ऑफ कोर्स प्री मैच्योर डिसोल्यूशन हुआ है तो प्री मैच्योर इलेक्शंस भी होंगे इनके, फिर नई सरकारें भी बनेंगी, है ना। तो ये चीजें ऑफ कोर्स सब कुछ ऑफ जाने लगा। फिर 1970 यहाँ पे आ जाता है, तो आप जानते हैं यहाँ पे प्री मैच्योर डिसोल्यूशन हो जाता है लोकसभा का ही, तो इसकी वजह से 1971 में ही फ्रेश इलेक्शंस हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि सब कुछ अब सिंक में नहीं रहा, है ना। तो ये चीज यहाँ पे हम होते हुए देखती हैं। लेकिन फिर 1983 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सजेस्ट करते हैं कि देखिए ठीक है, जो हुआ सो हुआ, हो गया ब्रेक डाउन ऑफ कांग्रेस, हो गए लोकसभा का डिसोल्यूशन, हो गया सब कुछ, लेकिन एक्चुअली बेहतर तो वही था जो 1967 तक होता था। तो लेट्स वर्क ऑन bringing simultaneous elections again. So Election Commission of India has been in favor of simultaneous elections since 1983. This is something you must know. अब आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से आर्ग्यूमेंट्स जो फॉर में है साइमल्टेनियस इलेक्शंस के, देखिए सबसे बढ़िया जो इम्पैक्ट होगा गवर्नेंस पे, है ना। इसको कोई नहीं झुटला सकता, क्योंकि आप जानते हैं बार बार अगर इलेक्शन होते रहेंगे, जो होते ही रहते हैं ऑलमोस्ट हर समय इंडिया में, तो उतने ही ज़्यादा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगते हैं, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आते ही आप कोई भी डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं कैरी आउट कर सकते, सरकारें ऐसा नहीं कर सकती, तो डेवलपमेंट रोक देते हो आप, है ना। तो सबसे बढ़िया इम्पैक्ट इसका पड़ेगा गवर्नेंस पे। मैसिव एक्सपेंडिचर इन कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, यू नो दैट वेरी वेल, कितना ज़्यादा खर्चा और कितना कैंपेन्स में खर्चा, बाकी चीज़ों पे खर्चा, और पूरे साल इलेक्शन ही इलेक्शन, जब देखो इंडिया में इलेक्शन ही इलेक्शन, है ना। तो कितना एक्सपेंडिचर होता है, तो वो एक्सपेंडिचर यहाँ बच जाएगा। सबसे बड़ा पॉइंट तो ऑफकोर्स प्रेजेंट सरकार का यही है, सबसे बड़ा पॉइंट वो यही देते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है आर्ग्यूमेंट, प्रोलॉन्ग्ड डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल। आप जानते हैं हर 6 महीने में 2 से 5 स्टेट असेंबलीज दे एक्चुअली गो टू पोल्स, जिसकी वजह से आप कितने सारे CAPFs और स्टेट पुलिस फोर्सेस को लॉक इन कर देते हैं, है ना। क्योंकि उनका तो अब उनको ड्यूटी लग गई ना कि आपको ढंग से इलेक्शंस कैरी आउट हो जाए, कोई भगदड़, कोई भी और तरह का कुछ ना हो, है ना।
तो पोलिंग बूथ का सर्वेलेंस एंड ऑल, तो ऑफ कोर्स वो बाकी काम तो नहीं कर रहे, और भी काम है, और भी सिक्योरिटी प्री रिक्विजिट्स हैं, वो बड़ी सारी चीजें हैं, लेकिन उनको आपने लॉक इन कर दिया काफी लंबे समय के लिए। फिर आता है चौथा पॉइंट। देखिए बाकी आपको ऐसा लगता है मिसलेनियस इश्यूज हैं, आप अदर इश्यूज ना लिख के मेंस में मिसलेनियस इश्यूज भी लिख सकते हैं। जैसे अब बार बार फ्रीक्वेंट इलेक्शंस होते रहेंगे तो जो नॉर्मल पब्लिक लाइफ है वो भी तो डिसरप्ट हो जाएगी। जैसे बार बार पॉलिटिकल रैलीज होती रहेंगी तो रोड ट्रैफिक ये डिसरप्ट होता रहेगा, राइट। आज यहाँ पे किसी नेता ने आना है, आज ये हो रहा है, आज कल वो हो रहा है, ट्रैफिक लगता जा रहा है, लोगों को ऑफिस पहुंचना है, टाइम पे नहीं पहुंच पा रहे, जो नॉइस पोल्यूशन होगा स्पीकर्स का वो, ठीक है। तो ये चीज ऑफ कोर्स ये छोटे इश्यूज लग सकते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। और कैसे बार बार इलेक्शन, देखिए आप ये तो जानते ही हैं, जब भी इलेक्शन कैंपेनिंग होती है ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल थ्योरी भी है, जिसमें बोला जाता है कि लोग यहाँ पे कास्टिस्ट या कम्युनल नहीं है, ऐसा ये पॉलिटिकल थ्योरी है। आई एम जस्ट पिकिंग अप द टोन ऑफ दैट पॉलिटिकल थ्योरी। वो ये कहती है कि द पीपल ऑफ इंडिया आर नॉट कम्युनल, दे आर नॉट कास्टिस्ट, बट द पॉलिटिशियंस आर, एंड एज सून एज द politics season arrives, people become communal because they are outraged and they are made to go outrageous because of these speeches that are delivered, है ना। तो ये बेसिकली जो frequent elections हैं, they perpetuate caste, religion, communal issues across the country. Elections are polarizing events, right? तो ये चीज यहाँ पे लिखी है। और कैसे देखिए गवर्नेंस और पॉलिसी मेकिंग से सारा ध्यान हटके पॉपुलिज्म पे चला जाता है, क्योंकि वोट लेने हैं ना। आप लॉन्ग टर्म प्रूडेंशियल पॉलिसी मेकिंग छोड़ के जिससे बिल्कुल इंस्टेंट वोट्स आ सकते हैं वैसे मुद्दों को बोलने लगोगे, ये वो इधर उधर की बातें, ठीक है, विच इज नॉट अ गुड थिंग। ये हो गए कि इसीलिए हमें साइमल्टेनियस इलेक्शंस चाहिए। लेकिन अब ऑफ कोर्स साइमल्टेनियस इलेक्शंस कैरी आउट करना इतना आसान नहीं है, बड़े सारे चैलेंजेस है। सबसे पहला तो ऑपरेशनल चैलेंज है, आपको साइमल्टेनियस इलेक्शंस को लाने से पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, स्टैट्यूटरी अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी, राइट। तो ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बाई इलेक्शन कब होंगे, कब इलेक्शंस होंगे, है ना। ये सब कुछ आपको चेंज करना पड़ेगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन कैसे है क्योंकि अगर आप एक बार नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, सब कुछ हो गया, सरकार तो गिर गई, तो फिर क्या करोगे। अब इलेक्शन तो 5 साल बाद होने हैं और सबके साथ होने हैं सारी असेंबलीज के, फिर क्या होगा। ये सब कुछ आपको चेंज करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, आपको लॉजिस्टिकल प्रिपेयर्डनेस देखनी पड़ेगी, वेयर हाउसिंग प्रिपेयर्डनेस देखनी पड़ेगी, क्योंकि पहली बात तो एक ही दिन में या फिर एक ही समय पे, नॉट एक दिन में, एक ही समय पे अगर सारे इलेक्शंस कंडक्ट करवाने हैं, साइमल्टेनियस इलेक्शंस कंडक्ट करवाने हैं, तो आपको चाहिए बहुत सारी ईवीएम्स। अभी तो क्या होता है कि कल को राजस्थान में ईवीएम जो यूज हो रही है वही मिजोरम में भी यूज हो जाएगी, जो मिजोरम में यूज हो रही है वही एमपी में भी यूज हो जाएंगी, है ना। ऐसे होता ना अभी तो। लेकिन अभी क्या होगा, आपको एक साथ ही सारी ईवीएम्स चाहिए, वीवीपैट्स चाहिए, इतना सारा। पहले तो आप मैन्युफैक्चर आपके पास हो रहा है, कितना हो रहा है, कितनी अवेलेबल है मशीन, वो सब कुछ देखिए। और वही तो ऑफ कोर्स ये कमिटी देख रही है। खैर, इम्पैक्ट ऑन मोटर बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट, ये साइकोलॉजिकल डायमेंशन है। यानी कि आप खुद देखिए, जब एक ही साथ इलेक्शन हो रहे हैं तो ऑफ कोर्स जो नेशनल इश्यूज हैं वो डोमिनेट करेंगे, रीजनल इश्यूज दब जाएंगे। जो नेशनल पार्टीज हैं, स्पेशली जो रूलिंग पार्टी है नेशनल लेवल पे, उसको कहीं ना कहीं एज मिलेगा। और ये ऑलमोस्ट हर एक्सपर्ट ने कहा है, क्योंकि जो डे टू डे रीजनल इश्यूज हैं वो तो नहीं बोले जाएंगे ना, इन मुद्दों पे इलेक्शन लड़े जाएंगे। और साइकोलॉजिकली वोटर के दिमाग में भी वही चलता रहेगा और उस भावना से वोट दे के आएगा। लैक ऑफ फेमिलियरिटी विद द आइडिया। अब तो देखिए 1967 गए, पता नहीं कितने साल हो गए, कितने ही साल हो चुके हैं, है ना। किसी को एक्सपीरियंस है क्या साइमल्टेनियस इलेक्शन का? नहीं है। तो हमारी फेमिलियरिटी नहीं है। बाकी क्या है यहाँ पे चैलेंजेस। अब देखिए, कहते हैं ना कि इंडिया में मतलब लोगों के पास ना इलेक्शन आते ही रहते हैं, तो इसीलिए वो पॉलिटिशियंस को सबक सिखाते ही रहते हैं, है ना। आज सरकार है, कल गिरा भी देते हैं, तो उनको मौके मिलते रहते हैं। आज किसी स्तर पे, आज म्यूनिसिपैलिटी के स्तर पे, पंचायती स्तर पे, फिर विधानसभा के स्तर पे, फिर लोकसभा के स्तर पे, उनको मौका मिलता रहता है, ठीक है, सरकारों को या एक पॉलिटिकल पार्टी को रिवॉर्ड करने का या फिर पनिश करने का। लेकिन अभी क्या है, जब 5 साल बाद जाके ये मौका आएगा तो लॉस ऑफ पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी।
ओके, सो दिस इज समथिंग विच वी मस्ट नो। इसीलिए देखिए यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशन या वे फॉरवर्ड, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ बताना चाहूंगी पहले ही, ये ना बड़ी सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं, आपको क्या करना है, आपको ये 1 2 3 4 पॉइंट्स है, ठीक है। आपको ये 4 पॉइंट्स बनाने हैं मेंस में, और ये सब कुछ याद नहीं करना, बस इसमें से एक एक लाइन याद करनी है, ठीक है। क्योंकि आप ये सब कुछ याद करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, बस आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से रेलेवेंट है, तो आपको बस ये लिख के आना है कि अच्छा लॉ कमीशन की क्या रिकमेंडेशन थी, है ना, या फिर नीति आयोग की क्या रिकमेंडेशन है, तो सिर्फ इतना इतना आपको बेसिकली लिख के आना है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या लिखा है। ओके, सो यू जस्ट रिमेंबर फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है लॉ कमीशन की 170th रिपोर्ट, 170th रिपोर्ट 1999। तो ये लॉ कमीशन की रिपोर्ट क्या कहती है कि जो इलेक्शंस है लोकसभा के, स्टेट असेंबलीज के, वो साइमल्टेनियसली हो। और लेकिन आप जो यहाँ पे उस समय उन्होंने कहा था कि जो इलेक्शंस के रिजल्ट हैं वो आप जब तक असेंबली के जो टर्म है वो पूरी नहीं हो जाती तब तक आप इलेक्शन कंडक्ट करवा लो, लेकिन आप उसके रिजल्ट्स को अनाउंस ना करो। एंड बेसिकली यहाँ पे कोशिश की जा रही थी लॉ कमीशन द्वारा कि साइमल्टेनियस इलेक्शन हो। 170th रिपोर्ट 1999। फिर उसके बाद पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड लॉ एंड जस्टिस 79th रिपोर्ट। इसने क्या बोला, 2 फेज सिंक्रोनाइज्ड इलेक्शन। इन्होंने बोला कि देखिए हम क्या कर सकते हैं, कहीं जो स्टेट असेंबलीज हैं उनका जो इलेक्शंस कंडक्ट कर सकते हैं लोकसभा के मिड टर्म में, फिर उसके बाद जो बाकी बचे हुए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके इलेक्शन हो जाएंगे लोकसभा के एंड में, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, 2 फेज सिंक्रोनाइज इलेक्शन कर रहे हैं। दिस इज समथिंग विच कैन बी डन, यानी कि लोकसभा के अगर 5 साल हैं तो 2.5 साल में आप बेसिकली क्या करें, इंडिया की आधी स्टेट्स जो हैं उनके इलेक्शन हो जाए, फिर बचे हुए मतलब बाद के 2.5 साल बाद, मतलब जब लोकसभा का टेन्योर खत्म हो जाए, फिर बाद में बची हुई जो स्टेट असेंबलीज हैं उनके इलेक्शन, ठीक है। बाई इलेक्शंस कैसे होंगे, ये भी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी से पूछ लेते हैं। तो बाई इलेक्शंस टू ऑल सीट्स फॉलिंग वेकेंट इन अ पर्टिकुलर ईयर। बाई इलेक्शंस आप समझते हैं कि एक सीट वेकेंट हो गई किसी की मृत्यु की वजह से या रिटायरमेंट या किसी भी और वजह से, ठीक है, तो बाई इलेक्शन होने पड़ेंगे। तो ऐसी कोई भी सीट जो वेकेंट हो रही है उनके जो बाई इलेक्शंस हैं दे बी कंडक्टेड टुगेदर ऑन अ प्री डिटरमाइंड डेट और टाइम फ्रेम। ओके, तो ये सारे के सारे जो बाई इलेक्शंस हैं वो एक ही दिन किसी प्री डिटरमाइंड डेट वाले दिन हो जाए। नीति आयोग डिस्कशन पेपर 2017, इन्होंने भी बोला 2 फेज साइमल्टेनियस इलेक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। ऊपर वाली कमेटी के ही रिकमेंडेशन वाली चीज इन्होंने भी बोली। सबसे बड़ी बात यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि एक नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर आता है एक सरकार या एक मिनिस्टर के खिलाफ, यानी कि प्राइम मिनिस्टर फॉर एग्जांपल के खिलाफ, तो एक साइमल्टेनियस कॉन्फिडेंस मोशन भी आना चाहिए, ठीक है। उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है लेकिन मेरे पास है और मैं सरकार बनाने के लिए भी रेडी हूँ, ये मिनिस्टर हम लोग सारे बनेंगे, ठीक है। तो ऑपोजिशन के पास कॉन्फिडेंस मोशन भी रेडी होना चाहिए ताकि ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट तैयार है, ठीक है। 5 साल का पूरा टेन्योर पूरा हो जाए तभी तो सिंक में रहेंगे ना, ऐसे तो फिर प्री मैच्योर डिसोल्यूशन हो जाएगी यहाँ पे भी। तो ये चीज यहाँ पे बोली जाती है। फिर आता है लॉ कमीशन का ड्राफ्ट रिपोर्ट 2018। इन्होंने बोला देखिए 3 ऑप्शन है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ इलेक्शंस के लिए, 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है एडवांसिंग और पोस्टपोनिंग इलेक्शन टाइमिंग्स इन सर्टेन स्टेट्स सच दैट इलेक्शंस टू ऑल स्टेट असेंबलीज एंड लोकसभा में बी हेल्ड टुगेदर। फॉर एग्जांपल इसका मतलब क्या है, जैसे लोकसभा अभी क्या है 2024 में इलेक्शन है, ठीक है। तो अभी फॉर एग्जाम्पल 2023 में ही कई इलेक्शंस होने वाले हैं, तो 2023 में इलेक्शंस ना कंडक्ट करवा के 2024 में ही करवा लें इसी के साथ, है ना। या फिर कई असेंबलीज के अभी 2-4 साल और बाकी हैं टेन्योर के, तो उनको प्री मैच्योर वो करके 2024 में ही इलेक्शन करवा लिए जाए। इसी तरह से तो हो सकता है ना सिंक्रोनाइजेशन। तो ये एक लॉ कमीशन का यहाँ पे रिकमेंडेशन है। एक ऑप्शन है कि इलेक्शंस 5 साल में सिर्फ 2 बार कंडक्ट हो, जो हमने ऊपर 2 फेज वाली चीज देखी। फिर एक ऑप्शन है कंडक्ट ऑल इलेक्शंस फॉलोइंग इन अ कैलेंडर ईयर टुगेदर। ये भी हो सकता है, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन दिया इन्होंने कि फॉर एग्जाम्पल एक कैलेंडर ईयर है 2023, इसमें MP, राजस्थान एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, इन सब का एक साथ होना है, ठीक है। तो एक ही समय पे क्यों नहीं हो सकता, ओके। तो ये यहाँ पे बेसिकली बोला जाता है। फिर 2024 में जिस जिस स्टेट के इलेक्शन है या जिनके भी इलेक्शन है वो साथ में हो जाए।
और यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि नो कॉन्फिडेंस मोशन को रिप्लेस कर दिया जाए विद अ कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, यानी कि कंस्ट्रक्टिव मतलब अगर नो कॉन्फिडेंस किसी में आप दिखा रहे हो तो किसी में कॉन्फिडेंस भी दिखाओ, ताकि ऑल्टरनेट गवर्नमेंट रेडी हो। और साथ ही में नंबर ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशंस जो आप लेके आ सकते हो एक असेंबली में या हाउस ऑफ पीपल में, उसे लिमिट कर दिया जाए कि अब बार बार यू कांट रियली बी प्लेइंग विद द आइडिया ऑफ लोकसभा या लोकसभा का टेन्योर। फिर हम आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ऊपर। आप जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एवरीवेयर टुडे, राइट? सो यू विल हैव टू रीड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रॉम एवरी पर्सपेक्टिव। ओके, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इलेक्शंस में भी आती है, ठीक है, और आप जानते हैं इसके बड़े सारे कंसर्न्स भी हैं इलेक्शंस में, लेकिन ऑफ कोर्स बड़े सारे फायदे भी हैं। तो आपको ये सब कुछ बेसिकली पता होना चाहिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इलेक्शंस इज द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मशीन टू डिस्प्ले ह्यूमन लाइक कैपेबिलिटीज सच एज रीजनिंग, लर्निंग, प्लानिंग एंड क्रिएटिविटी। वही चीज एक मशीन को भी उतनी एबिलिटी मिले कि जो कैपेबिलिटीज ह्यूमंस के पास है वो उसको डिपिक्ट कर सके, एग्जिबिट कर सके। जैसे रीजनिंग है हमारे पास लर्न करने की क्षमता है, प्लान करने की क्षमता है, क्रिएटिविटी है हमारे पास, ठीक है। अब हम इसे डिस्कस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 5 स्विस पॉलिटिकल पार्टीज ने साइन किया है कोड ऑफ कंडक्ट को। इस कोड ऑफ कंडक्ट के माध्यम से दे आर अग्रीइंग टू लिमिट द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन देयर कैंपेन्स फॉर फेडरल इलेक्शंस। ठीक है, कि हम इससे ज्यादा और इन चीजों के अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी चीज के लिए यूज नहीं करेंगे अपने कैंपेन के दौरान। ठीक है, अब हम आते हैं क्या रोल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इलेक्शंस में। पहला, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग। प्लीज रिमेंबर दिस कीवर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी ऑल्सो। कैसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एक वोटर किस कैंडिडेट को वोट करेगा। अब ऑफ कोर्स देखिए, वोटर फॉर एग्जांपल इंडिया में एक पर्टिकुलर कास्ट से आता है, एक पर्टिकुलर जगह से आता है ना, या कुछ अगर इसी जगह का बंदा खड़ा कर देंगे तो उसका एक स्वाभाविक होगा कि एक हो जाता है ना कि सन ऑफ द सॉइल सॉर्ट ऑफ थिंग, तो उसको वोट देगा। या हम सेम कास्ट के हैं तो कास्ट के नाम पे वोट जाएगा, कुछ भी। सो इन फैक्टर्स, डेमोग्राफिक्स, वोटिंग पैटर्न्स, इन तरह के इश्यूज, ये सारी चीज़ों को क्लब करके, ये सारे फैक्टर्स हो गए, डिपिक्ट किया जा सकता है, प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि एक जगह के वोटर्स सबसे ज्यादा प्रोबेबल किसको हैं वोट डालने के लिए। ओके, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग। सोशल मीडिया एनालिसिस, ऑफ कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके पॉलिटिकल पार्टीज एनालाइज कर सकती हैं कि हवा क्या है, राइट, जिसे हम सेंटिमेंट कहते हैं, है ना। ट्रेंड्स क्या हैं, ओके, तो ट्रेंड्स क्या है, डिमांड्स क्या है, लोगों को कंसर्न क्या कर रहा है, क्या चल रहा है, क्या सब कुछ यूज करके बेसिकली सोशल मीडिया आउटरीच प्रोग्राम बनाया जा सकता है एज पर द वोटर्स प्रेफरेंसेस। सोशल मीडिया एनालिसिस, पर्सनलाइजेशन, वही सब कुछ पता चल गया कि क्या चल रहा है, क्या इंटरेस्ट है, क्या प्रेफरेंसेस है, क्या ट्रेट्स हैं, तो ठीक है, कैंडिडेट्स क्या करें या पॉलिटिकल पार्टीज क्या करें, ऑडियंस के साथ कनेक्ट करें डीपली, बिकॉज यू कैन कस्टमाइज योर outreach. So personalization, real time data analysis, वही घुमा फिरा के पॉइंट्स को स्ट्रेच किया हुआ है कि रियल टाइम डेटा आपको मिलता रहेगा सोशल मीडिया ट्रेंड्स पे, सेंटिमेंट्स पे, इन्फ्लुएंसर्स पे, है ना। फॉर एग्जांपल एक कच्चा बादाम की रील चल रही है, so लिंक समथिंग, मेक सम वीडियो आउट ऑफ इट। जैसे कुछ भी, कोई मूवी नहीं आती, आपने देखा आजकल तो पॉलिटिकल पार्टीज किसी पॉलिटिशियन का जो शक्ल होती है वो एक्टर के उस पे अटायर के ऊपर लगा देते हैं, कुछ मीम्स बना देते हैं। सो दिस इज रियल टाइम डेटा एनालिसिस। अब ऑफ कोर्स इससे क्या होगा, increased efficiency because you are tracking and measuring the performance of। अब इससे क्या करेंगे ना, आपने अपनी कैंपेन एक्टिविटीज को ट्रैक करना शुरू किया। अच्छा, हमने ये किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही यूज करके या सोशल मीडिया एनालिसिस करके ही, तो ये काम किया कि नहीं, है ना। ये हमने ऐड चलाई, इससे कितने लोग प्रभावित हुए होंगे, कितने नहीं। ये हमने इवेंट कंडक्ट किया इससे, तो डेटा ड्रिवन डिसीजन। ये काम किया तो ठीक है, ऐसे ही काम और करना आगे। ये नहीं काम किया तो ठीक है, कुछ और करते हैं, लेट्स इंप्रूव ऑन दैट, लेट्स चेंज दैट कंप्लीटली ऑल टुगेदर, है ना। सो दिस इज इंक्रीज्ड एफिशिएंसी। दिस ऑफ कोर्स
For this, of course, you can use artificial intelligence. Enhance participation. अब of course artificial intelligence participative democracy के जो chances है वो बढ़ा देता है, क्योंकि आप इसे voter education, voter mobilization कर सकते हैं. कंसर्न्स भी हैं, ऑफ कोर्स कंसर्न्स तो बहुत सारे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के. इलेक्शंस में मैनिपुलेशन सबसे पहली बात. डीप फेक वीडियोस, अभी तो आपने देखा ना, आजकल ऐसे गाने भी बनने लगे हैं पॉलिटिशियंस की आवाज़ों में, एंड यू नो दैट वेरी वेल. वैसे खैर किसी भी इंसान, जैसे फॉर एग्जांपल राहुल गांधी जी हैं या कोई और है, वो बोल भी नहीं रहे वो, लेकिन आपको लगेगा कि वो राहुल गांधी जी बोल ही रहे हैं, या कोई भी और पॉलिटिशियन फॉर दैट मैटर, उन्होंने वो नहीं बोला, लेकिन वो डीप फेक वीडियो है. मिस इन्फॉर्मेशन, सोशल मीडिया मैनिपुलेशन, सब कुछ हो सकता है. भाई कितना थ्रेटनिंग है, आप खुद सोच के देखिए. फॉर एग्जाम्पल डीप फेक्स बना दी और फिर आप उस पॉलिटिशियन को या उस पब्लिक फिगर को ब्लैकमेल करने लग पड़े कि हम वी विल स्प्रेड दिस एंड देन यू विल हैव बैड रेपुटेशन एंड ऑल दैट. So this is something which is not good. Erode trust in elections. Of course इससे तो होगा ही. Lack of regulation. हमारे पास एक comprehensive regulation नहीं है जो specifically इन issues को deal करे. हमारी Election Commission of India को भी कुछ अब it's high time that our ECI does take this into account. कब करेंगे हम? कितना फेक जो न्यूज़ है, फेक न्यूज़ वाला जो चीज़ है, हम उसमें भी लेट हैं, सब लेट हैं, सारी कंट्रीज. हमको ऐसा लगा ही नहीं कभी ये बहुत बड़ी दिक्कत है. और इससे ज़्यादा थ्रेटनिंग आई डोंट थिंक कुछ भी है. इससे ज़्यादा बुरा कुछ भी नहीं है. इट इज़ अ वेरी वेरी बिग थ्रेट. वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी. एक्यूरेसी एंड डेटा क्वालिटी, साइबर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी, सबसे बड़ा कंसर्न तो ये है साइबर अटैक्स का, प्रिवेसी ब्रीच का. ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के लिए भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा. तो वे फॉरवर्ड क्या है? सबसे पहली बात तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स ले आइए. ठीक है, कि कितना यूज अलाउड है एआई का इलेक्शंस में. डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड चीज़ें लेके आइए. अभी तो खैर हमारे पास डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आया है, लेकिन उसको भी थोड़ा नुमांस करने की जरूरत है. उसके रूल्स डिटेल्ड आने चाहिए. किस तरह की कैंपेन एडवर्टीजमेंट्स हो सकती हैं, किस तरह की नहीं हो सकती, क्या आप कैंपेन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर सकते हैं, कितनी हद तक कर सकते हैं, ये सब कुछ. स्ट्रेंथन ECI, जैसा कि मैंने बताया, क्लियर गाइडलाइंस आए, एथिकल फ्रेमवर्क्स आए कि इलेक्शंस में किस तरह से AI को यूज किया जा सकता है. इनोवेशन एंड डिटेक्शन, गवर्नमेंट को एफर्ट्स लेने चाहिए ताकि हम डिटेक्ट कर पाए. अगर ऐसा कुछ भी है तो बिल्कुल देखिए, इससे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी. खैर अगर सरकार चाहे तो अब इट्स अ वेरी गुड थिंग. ऐसे इस तरह की स्पेसिफिक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकती है ताकि ये जो डीप फेक्स या फिर वोटिंग डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स चल रहे हैं या ऐसा कुछ भी डिटेक्ट करने के लिए आप बिठाइए. इतने सारे इंजीनियर्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे स्पेशलाइजेशन की हुई है उन्होंने, और भी बड़ी सारी चीज़ें. तो आप उन लोगों को एम्प्लॉय कीजिए स्पेसिफिक कामों के लिए. इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन कीजिए ताकि साइबर अटैक प्रूफ बने ये इंफ्रास्ट्रक्चर. अडेप्टिव रिस्पॉन्स, वही ना, जो टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सब कुछ वो इवॉल्व होते जा रहा है बहुत तेज़ी से. तो वैसे ही आपका रिस्पॉन्स भी इवॉल्व होना चाहिए स्विफ्टली. ओके, ताकि इलेक्शन प्रोसेस की जो इंटीग्रिटी है वो बरकरार रह सके. वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी फेमस थिंग. ऑफकोर्स आपने अगर न्यूज़पेपर्स पढ़े हैं या वैसे भी आप थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स जानते हैं, अवेयर हैं, तो आपको पर्सनालिटी राइट्स के बारे में पता होगा. हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, किसके बारे में ये केस है, ये भी आप जानते हैं. रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने, यहाँ पे देखिए, फेमस बॉलीवुड एक्टर के बारे में लिखा है. ये कौन है? ये है अनिल कपूर. आप जानते हैं बहुत अच्छे से. तो अनिल कपूर जी बेसिकली क्या चाहते थे कि उनके कहीं जो जो उनके रोल्स थे, जैसे लखन, मिस्टर इंडिया, मजनू भाई, नायक, है ना, ये सब कुछ यूज करके लोग बेसिकली उसको कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज ना करें, उनके कंसेंट के बजाय. या फिर जो झक्कास वर्ड है, जो उनका एक डायलॉग है झक्कास, है ना, तो जो झक्कास वर्ड है वो लोग ना यूज करें. यानी इन द सेंस वो यूज कर सकते हैं पैरोडी के लिए, सटायर के लिए, क्रिटिसिज्म के लिए, पर उसको मॉनेटरी गेन्स के लिए यूज नहीं कर सकते. और जिस तरह से अनिल कपूर जी झक्कास वर्ड बोलते हैं उस तरह से नहीं बोल सकते, उस टोन में नहीं बोल सकते, उससे कुछ भी उसको मोनेटाइज नहीं कर सकते बेसिकली. ओके, सो ये बेसिकली इनका यहाँ पे था कि मुझे अपने पर्सनालिटी राइट्स का
प्रोटेक्शन चाहिए। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पे प्रोटेक्शन दी है इनके पर्सनालिटी राइट्स को कि ये मिसयूज नहीं किया जा सकता बाय एनी थर्ड पार्टी। ओके, तो पर्सनालिटी राइट्स क्या होते हैं? वही चीज ना, जो मतलब कुछ ऐसी चीजें आपके बारे में जो आपकी पर्सनालिटी है, यानी कि आपका सिग्नेचर, आपका नाम, आपकी आवाज, आपके बोलने का तरीका, आपका डायलॉग, आपकी शक्ल, आपकी इमेज, आपका कुछ भी, ठीक है। तो ये बेसिकली दिस इज योर प्रॉपर्टी, राइट? दिस इज योर पर्सनालिटी, राइट? दिस इज योर पर्सनालिटी। तो ये बेसिकली आप ही केवल अपने जैसे आपका स्टैचर है, आप लंबे चौड़े ऊंचे जैसे भी हैं, आपकी एक बोलने का तरीका है, आपका जो भी तरीका है, ठीक है, तो आप ही केवल इससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स को डिराइव कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज योर पर्सनालिटी ट्रेट। ओके, सो ये बेसिकली होता है पर्सनालिटी राइट्स का कॉन्सेप्ट। तो इंडिया में बेसिकली ऐसा कोई एक्सप्रेसली किसी लॉ में मेंशन्ड नहीं है पर्सनालिटी राइट्स, लेकिन ऑफ कोर्स राइट टू प्रिवेसी एंड राइट टू प्रॉपर्टी से ये हम डिराइव कर सकते हैं। पर्सनालिटी राइट्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है राइट टू पब्लिसिटी, जो आप समझ गए कि आप ही केवल है ना अपने उसको कमर्शियली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी को, राइट? और ये हमें कहाँ से मिलता है, डिराइव कहाँ से कर सकते हैं हम? ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999, कॉपीराइट एक्ट 1957 से। फिर होता है राइट टू प्रिवेसी। अब ऑफ कोर्स ये तो आप जानते ही हैं, आर्टिकल 21 के एस पुट्टासामी रिटायर्ड केस 2018। पॉस्टमस पर्सनालिटी राइट्स, अब इन्होंने लिख तो दिया लेकिन इसको ढंग से डिस्क्राइब नहीं किया। खैर यहाँ पे पॉस्टमस मतलब आपके मरने के बाद बेसिकली जो पर्सनालिटी राइट्स होते हैं, तो उनका क्या प्रोटेक्शन है? पहला, एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950। तो ये एक्ट प्रोटेक्ट करता है कि कहीं डिग्निटरीज जो हैं, उनके जो नाम है, सिंबल हैं, ठीक है, जो इसके स्केड्यूल में ऑफ कोर्स मेंशन्ड है, उसका अनऑथराइज यूज नहीं हो सकता। ओके, तो मतलब ये पॉस्टमस ही हुआ क्योंकि दीज डिग्निटरीज ऑफ कोर्स होता है आईपीसी। आईपीसी अब ऑफ कोर्स यहाँ पे आप कह सकते हैं इफ नेगेटिव रेफरेंस, अगर कोई भी नेगेटिव रेफरेंस आप किसी को बहुत ही गलत बोलते हैं, डेरोगेटरी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, किसी भी डिसीज्ड पर्सन की रेपुटेशन को या फिर उनकी फैमिली को उसे ठेस पहुंचे, तो एक डिफेमेशन सूट फाइल किया जा सकता है अंडर आईपीसी। ट्रेडमार्क लॉ ये इंश्योर करता है कि बेनिफिट बेसिकली किसी और को ना मिले आपके नाम को यूज करके। जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस, अब ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप खुद देख लीजिए, मतलब ये आपके मेंस के प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर ये इम्पॉर्टेंट है कि पर्सनालिटी राइट्स इंटरनेशनल कन्वेंशन में भी कहीं एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, पर हम डिराइव कर सकते हैं रोम कन्वेंशन से, रोम कन्वेंशन 1961, बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स परफॉर्मर्स राइट्स। आप जानते हैं जो भी परफॉर्मर्स हैं, डांसर्स, एक्टर्स, कॉन्सर्ट्स में परफॉर्म करते हैं, कहीं भी परफॉर्म करते हैं, सो दे आर ऑल परफॉर्मर्स, है ना, तो उनके परफॉर्मर्स के जो राइट्स हैं उसको प्रोटेक्शन, फोनोग्राम प्रोड्यूसर्स के राइट्स को प्रोटेक्शन मिलती है, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को प्रोटेक्शन मिलती है, ट्रिप्स एग्रीमेंट भी यही करता है, WPPT भी यही करता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी फोनोग्राम प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं। वैसे तो आप जानते हैं फोनोग्राम क्या होता है, जैसे मैंने बोला चाय, तो यहाँ पे जो च है वो CH को मिला के बनता है, राइट? तो वैसे तो फोनोग्राम का मतलब ये होता है, लेकिन अगर मैं आपको आर्टिस्टिक टर्म में बताऊं तो फोनोग्राम प्रोड्यूसर्स बेसिकली वो इंडिविजुअल्स या एंटिटीज होते हैं जो किसी भी साउंड रिकॉर्डिंग को, उसकी क्रिएशन को फिनेंस करते हैं। ओके, सो दे आर डिफॉल्ट ओनर्स ऑफ द साउंड रिकॉर्डिंग्स, ठीक है। तो इनके जो राइट्स हैं उनको भी यहाँ पे कहीं ना कहीं हम डिराइव कर सकते हैं। ओके, this is not important, let's just not get into this. Okay, एक चीज मैं आपको बताना भूल गई, सेक्रेटेरिएट ऑफ द पार्लियामेंट। चलिए ये तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन वो ऊपर साइमल्टेनियस इलेक्शंस में एक चीज अगर आप लिखेंगे ना तो डेफिनेटली आपका जो आंसर है ना वो बहुत इन्हांस हो जाएगा। मतलब ये एक एग्जाम्पल मैंने अगर आपने न्यूज़पेपर एनालिसिस मेरे साथ किया तो तब भी मैंने आपको समझाया था, पर आप जरूर लिखिएगा स्वीडन का एग्जाम्पल, कि स्वीडन में, वैसे तो साउथ अफ्रीका में भी जो नेशनल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के इलेक्शंस होते हैं वो हर 5 साल बाद इकट्ठे होते हैं, और जो म्यूनिसिपल इलेक्शंस है दे आर हेल्ड 2 years लेटर। खैर आप साउथ अफ्रीका का भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, बस स्वीडन का एक बहुत स्पेसिफिक एग्जाम्पल है। स्वीडन में क्या होता है ना, जो नेशनल लेजिस्लेचर है जिनका नाम हम रिक्सडैग कहते हैं,
स्वीडन का चलिए नेशनल लेजिस्लेचर जो है, या फिर जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है, या फिर जो लोकल बॉडीज हैं, म्यूनिसिपल असेंबलीज हैं, इन सब के जो इलेक्शन है वो एक फिक्स्ड डेट पे होते हैं, विच इज सेकेंड संडे ऑफ सितंबर, सेकेंड संडे ऑफ सितंबर, हर 4 साल बाद। तो ये बेसिकली इस तरह की सिंक्रोनाइजेशन स्वीडन में एग्जिस्ट करती है, पर ऑफ कोर्स ये छोटी डेमोक्रेसीज के लिए पॉसिबल है। इंडिया में तो ये बहुत ही ज़्यादा इट्स हाईली अनलाइकली कि ऐसा कुछ सोच भी सकते हैं हम, ठीक है। पर आप स्वीडन का एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि ऐसा एग्जिस्ट करता है, साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब हम आते हैं पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट। अब ऑफ कोर्स 75 ईयर्स अगर हमने पार्लियामेंट ने कंप्लीट कर लिए हैं, तो पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट जो कस्टोडियन रहा है दोनों हाउसेस के प्रोसीजर, प्रेसिडेंट और लेजिस्लेटिव नॉलेज का, उसको भी डिस्कस करना जरूरी है। फंक्शंस क्या है सेक्रेटेरिएट का? सेक्रेटेरियल गाइडेंस, है ना, सेक्रेटेरियल गाइडेंस या असिस्टेंस। बेसिकली सेक्रेटेरियल असिस्टेंस आप समझते हैं जो भी क्लरिकल डॉक्यूमेंटेशन, जितनी भी तरह का और काम है दोनों हाउसेस में, तो सेक्रेटेरियल असिस्टेंस। ये आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, आपको लग सकता नहीं है पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया अभी तक, ये बहुत डिस्कस किया जा रहा है रिसेंटली। ओके, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है ना, तो इंपॉर्टेंट। ओके, सैलरी और बाकी अलाउंसेस जो भी आप पढ़ते हैं कि इतना मिलना मिनिस्टर को, तो सबका जो पेमेंट है वो ये देखते हैं। बाकी जो भी पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं उनको भी जो सेक्रेटेरियल असिस्टेंस देना, सर्विस करना, पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट ही करता है। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, स्पीकर, चेयरमैन, है ना, तो इन जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं राइट सेक्रेटेरिएट के, तो वो एड एंड एडवाइस करते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को। रिसर्च प्रिपेयर करना, रेफरेंस मटेरियल प्रिपेयर करना, एंड ब्रिंगिंग आउट वेरियस पब्लिकेशंस, दिस इज ऑल हैंडल्ड बाय द पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट। जो डे टू डे प्रोसीडिंग्स हो रही हैं उनको प्रिपेयर करना, पब्लिश करना, ये भी सेक्रेटेरिएट का ही काम है। अब हम आते हैं कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है जो डील करता है पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट के साथ। आर्टिकल 98, ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट शैल हैव अ सेपरेट सेक्रेटेरियल स्टाफ। ओके, तो जो पार्लियामेंट है वो एक लॉ के माध्यम से रेगुलेट कर सकती है रिक्रूटमेंट को, कंडीशंस ऑफ सर्विस को, है ना, किसके? ऑफ पर्सन्स अपॉइंटेड टू द सेक्रेटेरियल स्टाफ ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये बेसिकली इस आर्टिकल में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ये आर्टिकल अलाउ करता है कि पोस्ट क्रिएट की जा सकती हैं कॉमन टू बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, यानी कि एक ही पोस्ट दोनों हाउसेज के लिए कॉमन भी हो सकती हैं। ओके, ये आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 187 सेम प्रोविजन जो आर्टिकल 98 लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए लेके आता है, ये स्टेट लेजिस्लेचर्स के लिए लेके आते हैं। आर्टिकल 187। अब आप जानते हैं जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है यानी कि राज्यसभा, और जो हाउस ऑफ पीपल है लोकसभा, दे केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1952 जनरल इलेक्शन, अभी हमने ऊपर भी देखा था। लेकिन जो सेक्रेटेरिएट ऑफ द हाउस ऑफ पीपल है ना, हम इसी को पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट कहते रहे। ओके, और एक नया सेक्रेटेरिएट बेसिकली हमें एस्टैब्लिश करना पड़ा काउंसिल ऑफ स्टेट सेक्रेटेरिएट के रूप में, ओके, राज्यसभा के लिए। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों सेक्रेटेरिएट्स के जो नाम हैं वो चेंज किए गए 1954 में, राज्यसभा सेक्रेटेरिएट और लोकसभा सेक्रेटेरिएट के रूप में। पहले हम पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट केवल हाउस ऑफ पीपल के सेक्रेटेरिएट को ही कह रहे थे। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर क्या है सेक्रेटेरिएट्स का, इंपॉर्टेंट। हम पहले देखेंगे लोकसभा सेक्रेटेरिएट का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आते हैं सबसे पहले स्पीकर, जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला जी अभी प्रेजेंट केस में। तो ये अल्टीमेट गाइडेंस करते हैं, कंट्रोल रखते हैं सेक्रेटेरिएट के ऊपर। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट, मेंस में भी पूछा जा सकता है। व्हाट ब्रीफली इलैबोरेट, ब्रीफली तो खैर इलैबोरेट नहीं हो सकता, ब्रीफली डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सेक्रेटेरिएट्स, पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट्स, ठीक है। तो आप ये लिखिएगा, दोनों लिखिएगा ऐसे कुछ फ्लो चार्ट सॉर्ट ऑफ बना के। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड क्या है? ऑफ कोर्स सेक्रेटरी जनरल होंगे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। थर्ड, रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस, ये कौन गवर्न करता है? ये 1955 के रूल्स गवर्न करते हैं। लोकसभा सेक्रेटेरिएट, रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस, रूल्स 1955।
5 promulgated by the president in consultation with the speaker. तो ये रूल्स बेसिकली प्रोवाइड करते हैं कि क्या ही स्ट्रेंथ रहेगी सेक्रेटेरिएट की, क्या कॉम्पोजिशन होगा सेक्रेटेरिएट का, है ना. जितने भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं टू दीज पोस्ट्स, है ना, दे आर मेड बाय स्पीकर. इंपॉर्टेंट आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से. लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये अपॉइंटमेंट वाला जो पावर है ये डेलीगेट किया जा सकता है स्पीकर द्वारा सेक्रेटरी जनरल को. ओके, या कोई भी ऑफिसर ऑफ द सेक्रेटेरिएट को. ओके, अब हम आते हैं राज्यसभा सेक्रेटेरिएट पे. चेयरमैन जो राज्यसभा के हैं तो वो होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, बेसिकली आप कह सकते हैं उनके पास होता सारा अल्टीमेट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल सेक्रेटेरिएट का. एडमिनिस्ट्रेटिव हेड वही सेक्रेटरी जनरल. रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस, इनके रूल्स हैं 1957 के. अदर की इंफॉर्मेशन आपको जो पता होनी चाहिए, सेक्रेटेरिएट ऑफ बोथ द हाउसेस हैव बीन डिवाइडेड इनटू 10 सर्विसेज. आपको ये बात पता होनी चाहिए 10 सर्विसेज में बेसिकली सेक्रेटेरिएट डिवाइडेड होता है. एक होता है लेजिस्लेटिव फंक्शन, है ना, तो उनके लिए अलग पोस्ट हैं, एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, वर्बैटिम रिपोर्टिंग सर्विसेज करनी होती हैं, इसके लिए अलग अलग बेसिकली स्टाफ. तो 10 सर्विसेज में डिवाइडेड होते हैं दोनों हाउसेस. स्पीकर और चेयरमैन जो है वो नई पोस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं रिस्पेक्टिव अपने सेक्रेटेरिएट में. ओके, लेकिन जो क्लास 1 और क्लास 2 पोस्ट अगर कोई नई आपने क्रिएट करनी है, ऐसा कुछ करना है, तो इसके लिए आपको प्रायर कंसल्टेशन करनी पड़ेगी फिनेंस मिनिस्ट्री के साथ. दिस इज मैंडेटरी, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है आपके. सेक्रेटरी जनरल्स ऑफ बोथ द हाउसेस होल्ड, अब आपको ये भी पता होना चाहिए तो दोनों हाउसेस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं दे होल्ड रैंक इक्विवेलेंट टू कैबिनेट सेक्रेटरी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कैबिनेट सेक्रेटरी हैं. लेकिन अगर आप टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम प्रेसिडेंट और ऐसे देखते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और, उसमें अगर आप देखेंगे तो कैबिनेट सेक्रेटरी की जो रैंक है वो 11th पोजीशन है, लेकिन सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा राज्यसभा 23rd पोजीशन. कहने को रैंक इक्विवेलेंट है, लेकिन टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स में डिफरेंस है. लिमिटेशंस क्या है सेक्रेटेरिएट्स के? एब्सेंस ऑफ लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क. ऑफ कोर्स रूल्स तो ले आए आप, लेकिन लॉ तो नहीं आज तक आया. कोई आर्टिकल 98 क्लॉज 2 कुछ ऐसा कुछ भी नहीं आया. लॉ तो आप नहीं लेके आए, है ना. लैक ऑफ ऑटोनॉमी, वही चीज़ यहाँ पे देखी जाती है रूलिंग पार्टी के प्रति पार्टिजानशिप. ओके, क्योंकि आप बहुत बार जो अमेंडमेंट्स है वो रिजेक्ट कर देते हैं, रेजोल्यूशंस रिजेक्ट कर देते हैं फ्लिमजी ग्राउंड्स के ऊपर, है ना. बड़ी सारे आप चीज़ें डिसअलाउ कर देते हैं. ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते आप, वो नहीं पूछ सकते. ऑपोजिशन के साथ ऐसा किया जाता है. लैक ऑफ इंडिपेंडेंट कार्डर, बहुत इंपॉर्टेंट. ये कहाँ से आते हैं? ये सेक्रेटेरियल जो सीनियर पोस्ट हैं ये सारे के सारे IAS ऑफिसर्स, ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स होते हैं. तो इन द सेंस लेजिस्लेचर के पास और कोई पूल ही नहीं है इंडिपेंडेंट, खुद का डिटरमाइन करने के लिए कि लेजिस्लेचर इन द सेंस स्पीकर या चेयरमैन के पास. ठीक है, अब हम आते हैं कुछ यहाँ पे जो शॉर्ट न्यूज़ है उनके ऊपर. Okay, let's just see this. Migrants from Pakistan awarded citizenship in Gujarat. अब देखिए, एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ऑर्डर आया था 2021 में, जिसने कलेक्टर्स को, कुछ सर्टन डिस्ट्रिक्ट्स के कलेक्टर्स को एम्पावर किया था, जैसे गुजरात के कुछ कलेक्टर्स को, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के कलेक्टर्स को कुछ कि आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया और ग्रांट कर सकते हैं सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन अंडर सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955 रिस्पेक्टिवली. यानी कि सेक्शन 5 के अंडर होता है रजिस्ट्रेशन और सेक्शन 6 के अंडर होता है नेचुरलाइजेशन. आप जानते हैं सिटीजनशिप एक्वायर करने के इंडिया में कितने तरीके हैं? 5, राइट. आप यहाँ पैदा हो गए तो आप सिटीजन हैं, आपके फादर मदर सब कुछ डिसेंट यहीं का है, ठीक है, तो आप सिटीजन हैं. आप फॉर एग्जांपल कल बांग्लादेश में थे, फिर इंडिया ने बांग्लादेश की उस टेरिटरी को एक्वायर कर लिया, तो आज आप यहाँ हो गए, तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी के हिसाब से आप यहाँ के बन गए, तो सिटीजन हैं. नेचुरलाइजेशन, कुछ समय से यहाँ पे रह रहे हैं तो नेचुरली स्वाभाविक है कि यहाँ का सिटीजन बनने में ही आपका इंटरेस्ट है, तो कुछ समय होता है 12 साल का, तो बेसिकली आपको उसके बाद यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, सिटीजनशिप ले सकते हैं. फिर होता है रजिस्ट्रेशन करके, रजिस्ट्रेशन के लिए भी कुछ सालों का समय होता है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फिर कुछ समय, मतलब कुछ समय हो चुका होना चाहिए आपको यहाँ पे, देन यू कैन रजिस्टर एंड यू कैन गेट द सिटीजनशिप ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्री. ओके, सो दिस इज समथिंग यू मस्ट नो. अब ऑफ कोर्स ये किन किन कलेक्टर्स को बेसिकली बोला तो गया है, लेकिन कौन से लोग अलाउ किए जाएंगे? ऑफ कोर्स माइनॉरिटी कम्युनिटी, अफगानिस्तान में हिंदू, सिख्स,
बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनके जितनी भी माइनॉरिटी कम्युनिटी है, अगर उनको बेसिकली यहाँ पे सिटीजनशिप चाहिए तो वो अलाउ किया जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए रूल्स लिखे हैं जो आप लक्ष्मीकांत पे पढ़ सकते हैं। नेचुरलाइजेशन के हिसाब से सिटीजनशिप चाहिए तो पहली बात तो ये सिर्फ फॉरेनर को मिलती है, एक इलीगल इमिग्रेंट को नहीं मिलती, ठीक है। तो अगर आप ऑर्डिनरली रेजिडेंट है इंडिया में 12 साल के लिए, आप नेचुरलाइज हो सकती है आपकी सिटीजनशिप, ओके। और आपको बेसिकली अप्लाई करने से पहले जो 12 महीने हैं प्रीसीडिंग 12 मंथ्स, यू मस्ट बी हियर थ्रू आउट द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, ओके। यू मस्ट हैव बीन हियर, ओके, फॉर 11 years in the aggregate in the 14 years preceding 12 months। इन 12 महीनों से भी पहले बेसिकली जो 14 साल थे उसमें से 11 साल टोटल आपको यहाँ होना चाहिए। बस यही सारी चीजें यहाँ लिखी है। डिसक्वालिफिकेशन ऑफ लॉ मेकर्स, यहाँ पे बेसिकली क्या किया गया है, कर्नाटका हाई कोर्ट द्वारा रिसेंटली डिक्लेयर किया गया है कि जो एमपी हैं हसन कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उनका इलेक्शन वॉइड था। आप जानते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 अगर आप पढ़ेंगे तो वो एम्पावर करता है हाई कोर्ट को कि आप इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, ओके। और अगर एक बार एक इलेक्शन वॉइड डिक्लेयर हो गया तो द मेंबर हैज टू वेकेट द ऑफिस, राइट। एंड इफ से मेंबर हैज ग्रीवेंसेस अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर ऑर्डर, then he can appeal against this order in the Supreme Court, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, ओके। अगर आपको ये भी ऑफ कोर्स पता होना चाहिए, तीन बेसिकली तरीके, तीन सिचुएशंस होती हैं जिसमें एक लॉ मेकर की डिस्क्वालिफिकेशन होती है। एक सिचुएशन होती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के हिसाब से, सेक्शन 8 सब सेक्शन 4। इसका मतलब क्या होता है, वही जो राहुल गांधी जी पे लगाया जा रहा था, आप ऑफ कोर्स ये तो जानते ही हैं। एक लॉ मेकर तब डिस्क्वालीफाई होता है जब बेसिकली उनको कोई सज़ा मिली है और वो सज़ा की जो ड्यूरेशन है वो 2 साल या 2 साल से ज़्यादा है, तो फिर उस केस में आप ये 2 साल या 2 से ज़्यादा वाली जो सज़ा है उस समय के लिए तो डिस्क्वालीफाइड है ही, फिर एडिशनल 6 साल रिलीज़ होने के बाद 6 साल के लिए भी डिस्क्वालीफाइड रहते हैं। फिर 10th शेड्यूल डिफेक्शन के ग्राउंड्स पे थर्ड होता है आर्टिकल 102 क्लॉज 1, आर्टिकल 191 क्लॉज 1, ये पार्लियामेंट के लिए, और ये होता है विधानसभा के लिए, बेसिकली लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। इसमें क्या होता है, आप कब आपका वेकेट होएगा ऑफिस, या फिर आपका कब बेसिकली यू वुड बी डिस्क्वालीफाइड इन केस आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते पद पाए जाते हैं, या फिर आपका अनसाउंड माइंड है, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाते हैं, आप बिल्कुल ही बैंकरप्ट हो गए, है ना, या फिर आपके पास वैलिड सिटीजनशिप नहीं है, आपने किसी एनईवी के साथ कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिए या जो भी। पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन, इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना है जाने के लिए, आप ऑफ कोर्स जानते हैं एक होते हैं स्पीकर या चेयरमैन, है ना, अगर हम देखें हाउसेज में। फिर उसके बाद होते हैं डेप्यूटी स्पीकर या डेप्यूटी चेयरमैन, है ना। फिर उसके बाद होते हैं, मतलब ऐसे रैंक नहीं है पर मैं बता रही हूँ, स्पीकर अगर एब्सेंट है तो डेप्यूटी स्पीकर भी एब्सेंट है तो एक पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन बनता है ना, कि इसमें से कोई भी, इस पैनल में से कोई भी बेसिकली प्रिसाइड कर सकता है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, राज्यसभा के चेयरमैन ने कॉन्स्टिट्यूट किया है ऑल वुमेन पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन। तो आपको बस ये पता होना चाहिए, अगेन स्टैटिक है कि कोई भी जब भी जैसे चेयरमैन या डेप्यूटी चेयरमैन नहीं है, वो एब्सेंट है, तो इस पैनल में से कोई भी प्रिसाइड कर सकता है ना, कोई भी एक जो मेंबर है वो प्रिसाइड कर सकता है एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर। और उस प्रिसाइड करने के दौरान ऑफ कोर्स आप एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर के ही बिल्कुल बाकायदा आप करते हैं अपना काम, ठीक है। लेकिन आप ये सिर्फ तब कर सकते जब एब्सेंट है, यानी कि कोई गया हुआ है 3-4 दिन के लिए नहीं आ रहा, वेकेंट है, तब नहीं कर सकते, तब तो इलेक्शन होगा, ठीक है। इलेक्शन इन द सेंस अपॉइंटमेंट होगा नया उसका। प्रिजन रिफॉर्म, अब प्रिजन रिफॉर्म में यहाँ क्या लिखा है, अच्छा कुछ डेटा है यहाँ पे। पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन होम अफेयर्स ने सबमिट की है रिपोर्ट ऑन प्रिजन कंडीशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिफॉर्म्स। इसके हाइलाइट्स क्या है, हाइलाइट्स ये है कि ओवर क्राउडिंग हो गई है बहुत ज़्यादा प्रिजन्स में। 130.2% यहाँ पे ऑक्यूपेंसी रेट है, और इसमें से 77.1% जो है मतलब टोटल प्रिजनर्स, उसमें से वो अंडर ट्रायल्स हैं। अंडर स्टाफ ऑफ कोर्स 30% यहाँ पे अभी कमी है स्टाफ की, मतलब दे आर अंडर स्टाफ बाय 30%। विमेन प्रिजनर्स जो है टोटल 22,918 विमेन प्रिजनर्स हैं, उसमें से 1,650 जो विमेन इनमेट्स हैं उनके पास बच्चे भी हैं इतने सारे, 1,867। और आपको ये भी पता होना चाहिए इनकी डिफ़िकल्टीज़ और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं क्योंकि जो जो प्रिजन स्टाफ है उसमें विमेन रिप्रेजेंटेशन केवल 13.77% का है।
प्रिजन बजट बहुत कम है, जो वोकेशनल या एजुकेशनल ट्रेनिंग पे लगाया जाता है या वेलफेयर एक्टिविटीज़ पे जो लगाया जाता है। फिर रिकमेंडेशंस दी गई है कि कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कैरी आउट कीजिए कवरिंग द पॉपुलेशन ऑफ द रीजन, क्राइम रेट, ये सब कुछ, और सूटेबल प्लान बनाइए, ओके, टू एनहांस द कैपेसिटी ऑफ प्रिजन्स। और ऑफ कोर्स क्या कर सकते हैं, सपोर्ट टू, अब एक यूनियन बजट 2023 में एक प्रोग्राम लाया गया था, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, सपोर्ट टू पुअर प्रिजनर्स प्रोग्राम, है ना, उनको उनके राइट्स के बारे में बताया जाता है, फंडामेंटल क्या है, बेल वगैरह ये सब कुछ समझाया जाता है, एड दिया जाता है। ट्रैकेबल ब्रेसलेट्स लेके आ सकते हैं, ताकि अगर आपको इतना ही डर है कि वो इंसान कहीं भाग जाएगा, ये हो जाएगा, तो उसको ट्रैकेबल ब्रेसलेट्स पहना दो ना, ठीक है। जो कॉलोनियल एरा प्रिजन्स हैं उसको थोड़ा सा और प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, उनके हेरिटेज को। इनफैक्ट वहाँ पे टूरिज्म किया जा सकता है, गुजरात में ऐसे हो भी रहा है, अहमदाबाद के जेल्स में आप जानते हैं। ओके, स्टेट गवर्नमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं प्रिजन डेवलपमेंट फंड को, क्योंकि प्रिजन्स एंड पर्सन्स डिटेन्ड देयरइन एक स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है 7th शेड्यूल के अंडर। ओके, पब्लिक सर्वेंट्स लूज इम्यूनिटी इन प्री 2014 करप्शन केसेस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बस इतना कहा था कि हमने 2014 में एक जजमेंट दी थी, उस 2014 की जजमेंट के हिसाब से दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 का एक सेक्शन था, सेक्शन 6 है, बहुत ध्यान से सुनिए, दिस इज DSP, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946, इसका एक सेक्शन था, सेक्शन 6A। ओके, 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 1 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बस इतनी सी बात बोली है कि हमारा ये जो जजमेंट है, यानी कि सेक्शन 6A अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कि हमने 2014 में कहा था, यानी कि 2014 से पहले भी अगर ऐसा कोई केस आता है सेक्शन 6A के अंडर, तो वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, यानी कि इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लगेगा। सेक्शन 6A क्या था बेसिकली? सेक्शन 6A DSP एक्ट का ये कहता था कि CBI को प्रायर सैंक्शन चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की, अगर उसे करप्शन केस को इन्वेस्टिगेट करना है अगेंस्ट एन ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबव, विच इज़ सो बैड, क्योंकि DSP जो एक्ट है उसमें CBI क्या करेगी? करप्शन को ही तो उसको संभालना है। तो 2014 से पहले का कोई भी केस है, जस्ट बिकॉज 2014 के बाद उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि उससे पहले वाले कोई केस आते तो उस पर लागू ही नहीं हो सकता, ये कौन सी बात हुई भाई? तो इसका बेसिकली रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। थैंक यू सो मच, आई विल एंड द वीडियो हियर। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, join the Telegram channel as well. If you so wish, you can obviously follow Instagram पे भी। Thank you.